आज विश्व क्षय रोग दिवस है। टीबी के विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता और टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में हर साल टीबी के लाखों मरीज सामने आते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं है। समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हालांकि कोरोना से पहले देश और दुनिया में जिन बीमारियों ने सबसे अधिक लोगों की जान ली है, उनमें से टीबी प्रमुख है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में टीबी के मरीजों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है और साल 2022 में इस रोग से करीब 16 लाख लोगों की जानें गई हैं। भारत में भी टीबी के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। WHO के मुताबिक दुनिया में टीबी के कुल मामलों का 28% मरीज अकेले भारत में है। वहीं PM मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का शुभारंभ किया। भारत में हर साल अगर बात की जाए, टीबी के लाखों मरीज सामने आते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं। समय रहते इस बीमारी का अगर इलाज करवा लिया जाए तो इससे पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है। हालांकि कोरोना की बात करें तो कोरोना से पहले देश और दुनिया में जिन बीमारियों ने सबसे अधिक लोगों की जान ली, उनमें से इसे प्रमुख माना गया। टीबी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक अगर दुनिया भर में टीबी के मरीजों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। साल 2022 में इस रोग से करीब 16 लाख लोगों की जानें गई हैं। भारत में भी टीबी के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। WHO के मुताबिक दुनिया में टीबी के कुल मामलों का 28% मरीज अकेले भारत में हैं। 2025 तक टीबी रोग के खात्मे के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का शुभारंभ किया और एक संकल्प भी तय किया कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाया जाए। देश दुनिया में टीबी रोग के आंकड़े। कोरोना से पहले टीबी रोग ने सबसे अधिक लोगों की जान ली। WHO के मुताबिक दुनिया भर में टीबी के मरीजों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक। साल 2022 में इस रोग से करीब 16 लाख लोगों की जानें गईं। WHO के मुताबिक दुनिया में टीबी के कुल मामलों का 28% मरीज अकेले भारत में। 2019 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय। टीबी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 92,000 लोगों में इस रोग की पहचान की गई। साल 2019 में भारत में कुल 2 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। PM मोदी ने वाराणसी में किया वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का शुभारंभ। टीबी निवारक उपचार, टीबी मुक्त पंचायत और वार्षिक टीबी रिपोर्ट का भी किया शुभारंभ। वाराणसी में BSL लैब मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट की भी रखी गई आधारशिला। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ी एक कहानी भी शेयर की। उन्होंने कहा कि एक बार महात्मा गांधी को अहमदाबाद में लेप्रेसी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले, मुझे तो खुशी तब होगी जब आप उस लेप्रेसी अस्पताल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे। मोदी ने बताया, 2007 में मेरे मुख्यमंत्री रहते उस अस्पताल को ताला लगा और गांधी जी का सपना पूरा किया। PM ने लोगों से कहा कि टीबी के मरीजों में जागरूकता की कमी दिखती है। बहुत से लोग इस बीमारी को लोगों से छिपाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। देश 2025 तक प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य यूपी में कभी देश के 21% टीबी रोग पाए जाते थे। विगत 5 वर्ष में यूपी में 16,90,000 टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से 422 करोड़ का भुगतान टीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।
अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद दिया गया, जिन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसका परिणाम रहा कि हमने इनमें से 70% टीबी रोगियों को रोग मुक्त करने में कामयाबी हासिल की है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो 70% रोग मुक्त बनाने की दिशा में अगर देखा जाए तो प्रयास जो है वो सार्थक साबित होता नजर आ रहा है। 2025 का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत बनाया जा सके, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं, रेजेंसी हॉस्पिटल से हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो टीबी रोग है वो कैसे होता है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने। टीबी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसको माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई कहते हैं। वो एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में खांसने के द्वारा होता है। पिछले काफ़ी समय तक हम लोगों ने देखा है कि कोविड पीरियड में किस तरह से एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में सांस के द्वारा, खांसने के द्वारा, थूकने के द्वारा इन्फेक्शन दूसरे में फैलता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बॉडी में केवल फेफड़े में ही नहीं बल्कि नाखून और बाल छोड़ करके बॉडी के सभी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, बोन हो, स्पाइन हो, बॉडी के आँख और लीवर तक में एब्डोमेन ट्यूबरकुलोसिस एंड जेनिटल ऑर्गन ट्यूबरकुलोसिस सभी को इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्यों इतना डिफ़िकल्ट है इसको ट्रीट करना, उसका मुख्य कारण ये है कि ये बैक्टीरिया तभी मरता है जब वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो अधिक समय तक देना पड़ता है, इसके लिए 3 या 4 दवाइयाँ शुरुआत में देते हैं, कुछ समय के बाद में कुछ दवाई कम करके बॉडी के वेट के हिसाब से देते हैं, और इसका ड्यूरेशन 6 महीने, 9 महीने या साल भर होता है अगर पहली बार डिजीज़ होती है। अगर रिलैप्स होता है या MDR ट्यूबरकुलोसिस होती है तो 1.5 से 2 साल होता है। अगर हम लोग इसके बारे में ध्यान रखें, टीबी को ठीक से इसका इलाज करें, तो शायद हम इसकी जो प्रधानमंत्री का आह्वान है टीबी मुक्त भारत, उसकी तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही राजीव जी, एक और अहम सवाल अक्सर देखने में आता है कि जैसे अगर कोई टीबी का मरीज है तो बहुत मतलब एक छुआछूत की नज़र से भी इसे देखा जाता है कि अरे ये टीबी का मरीज़ है, अगर इसे हमने टच कर लिया तो ये मुझे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, ये इन्फेक्शन मेरे अंदर भी आ सकता है, ये धारणा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल सही है। लोग बाग टीबी के मरीज से काफ़ी दूर भागते हैं, लेकिन वास्तव में टीबी उसी आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है कि अगर उनके फेफड़े में इन्फेक्शन है, पहली चीज़, बलगम में कीड़े हों तब, और वो खांसे और बलगम के कीड़े दूसरे आदमी तक पहुंचे तभी वो पहुंच सकता है, जो कि बहुत कम होता है। अगर सपोज किसी को स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस है या ग्लैंड की, नेक की ग्लैंड की ट्यूबरकुलोसिस हो या एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हो, तो वहाँ पे कीड़े तो बाहर रहते ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर लंग में ट्यूबरकुलोसिस है फिर भी उसमें फेफड़े में टीबी के कीड़े हैं, लेकिन अगर हम इलाज उसको पूर्णतः शुरू कर दें तो 6 और 8 हफ्ते के बाद में वो पूर्णतः दूसरे आदमी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए टीबी के मर्ज से परहेज करने की ज़रूरत है, जो मरीज है उससे परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। जी। साथ ही जो शुरुआती लक्षण है, जैसे कि मरीज को अगर किसी को लगता है कि वो टीबी हो गई है, या शुरुआती जो लक्षण है वो कैसे पहचाने जा सकते हैं कि ये टीबी के लक्षण हैं? बिल्कुल सही में जो जिस ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस है वो ऑर्गन स्वयं बोलता है। अगर फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस है तो खांसी आएगी, बलगम आएगा, उसको फीवर आएगा, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, इसका मतलब है वो इन्फेक्शन के लिए हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। बलगम में खून आ सकता है, ज़्यादा चलने पे सांस फूल सकती है। अगर पेट की टीबी है तो अक्सर पेट में पानी आ जाता है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर गर्दन में ग्लैंड की टीबी है, जो कि पूरी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं, एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो ग्लैंड की ट्यूबरकुलोसिस होती है। आइज़ की भी ट्यूबरकुलोसिस होती है, उसमें रेड आइज़ होती हैं, विज़न में डिफ़िकल्टी होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ सकता है कि है। इसी तरह अगर किसी लेडी को प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो, बच्चा नहीं पैदा हो रहा हो, जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस हो, किडनी की ट्यूबरकुलोसिस हो या लीवर की ट्यूबरकुलोसिस हो, तो जिस ऑर्गन की ट्यूबरकुलोसिस होगी उस ऑर्गन के सिम्टम्स आएंगे, और उसको प्रॉपरली बहुत कम दवाइयों से, बहुत कम इन्वेस्टिगेशन से उसको हम पहचान सकते हैं, उसका इलाज करेंगे तो यह पूर्णतः 100% क्योरेबल है, उसको ठीक कर सकते हैं।
साथ ही हम बचाव की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले जो एक टीबी का जैसे कि डिवाइड कैसे करते हैं कि ये पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, तो इसे कैसे आप डिवाइड करते हैं और किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, अगर पहली बार किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रही है तो ये जनरली ये सेंसिटिव होता है। जो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम रिफेम्पिसिन, आइसोनिक्स, इथेमेटॉल, पैराजेनामाइड कहते हैं, उनसे सेंसिटिव होता है। इसमें केवल दवाइयों देने से उसमें मरीज में धीरे धीरे में आराम होने लगता है, लेकिन कोई मरीज छोड़ छोड़ के इलाज करता है अपने हिसाब से, कोई दवाई कम करता है, ज़्यादा करता है, उसकी डोजेज डॉक्टर्स के एडवाइस करे हुए बिना अपने आप मॉडिफाई कर लेता है। तो उसमें अक्सर हमने देखा है कि कुछ महीने करा फिर बंद कर दिया, तो वो टीबी रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में चला जाता है और उनसे इन प्राइमरी मेडिसिन से रेजिस्टेंट होता है, तो हमें सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कभी कभी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है तो हमें थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें उसके दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, बलगम में अब जांच हो जाती है, उसमें इनिशियल स्टेज में हमें मालूम पड़ता है पेशेंट को रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर बलगम नहीं निकलता है तो हम लोग उसको दूरबीन के द्वारा, जिसे हम लोग ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, उसके द्वारा बलगम निकाल के उसकी जाँच करते हैं। कुछ बहुत एडवांस टेस्ट होते हैं डीएनए के माध्यम से, सीबी नेट है या फिर जीन एक्सपर्ट है, उनके द्वारा हमें उससे मालूम पड़ सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस किस स्टेज की है और उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। जैसे फेफड़े की टीबी में अगर हम केवल एक्सरे ही करवा लेते हैं या बलगम की जांच करा लेते हैं तो हमें मालूम पड़ सकता है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस है और कितनी है, पॉजिटिविटी है कि नेगेटिव है, पेशेंट दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम लोग इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जांच के बाद ही ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार टीबी के खात्मे का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उस ओर एक प्रयास भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से 70% इस पर अंकुश पाया जा सका है, आगे ये प्रयास और भी जारी है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं रेजेंसी हॉस्पिटल से। आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो फर्स्ट इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं को अगर टीबी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस दौरान, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लेना मुश्किल भी कहा जा सकता है कि दो ट्रीटमेंट एक साथ कैसे संभव हो सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। कि अक्सर देखा गया है कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है लेडीज़ में, उनका मुख्य कारण अपने स्पेशली इस एरिया में जो कानपुर एंड कानपुर के आसपास, इवन भारतवर्ष में भी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी होती है और जरूरी नहीं है कि लेडी को कोई सिम्टम्स आए। कभी कभी नेचुरल हीलिंग से, एंटीबॉडी से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और लेडी को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसको कोई सिम्टम्स है, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है या किसी और ऑर्गन की होती है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करा जाता है तो ये देखा जाता है उसकी ट्यूब ब्लॉक है या एब्डोमेन ट्यूबरकुलोसिस है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। डायग्नोसिस करके अगर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे तो वो पूर्णतः 100% ठीक हो जाती है। तो एडवांस इन्वेस्टिगेशन, एडवांस टेस्ट की और एडवांस जो मेथड है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अक्सर प्रेगनेंसी तो हो गई, उसके साथ में ट्यूबरकुलोसिस हो गई और अक्सर ऐसा सुना जाता है, हम लोग की मान्यता है कि प्रेगनेंसी में दवाई तो नहीं देंगे, बच्चों को नुकसान कर देगा, तो टीबी की दवाई अभी नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी के बाद में देते हैं। ये पूर्णतः गलत है। अगर प्रेगनेंसी है और उसके साथ में ट्यूबरकुलोसिस हो रही है तो अगर हम बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो माँ की भी हेल्थ ख़राब होगी, होने वाले बच्चे की भी हेल्थ ख़राब होगी, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और हो सकता है माँ और बच्चे दोनों को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए और शायद उनकी जान को भी खतरा हो सके, डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस दौरान ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि फीडिंग ना कराया जाए, बच्चे को फीड ना कराया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली तो चीज़ ये है कि उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं लेडी को काफ़ी आ रही है तो उसका एक्सरे कराएं या ना कराएं। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि एक्सरे कराने से, रेडिएशन से बच्चे को नुकसान होता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अब एक्सरे की मशीन है बहुत एडवांस हो गई हैं। अगर रेडियोलॉजिस्ट जो अच्छी जगह है वहाँ पे जा कर के रेडियोलॉजिस्ट को बताएं कि उनको प्रेगनेंसी है तो एब्डोमेन में वो शील्ड लगा देते हैं जिससे कि रेडिएशन बच्चे तक नहीं पहुँचते, केवल चेस्ट को एक्सपोज करके उसका एक्सरे कर लेते हैं, जो कि बच्चे के लिए पूर्णतः नुकसानदायक नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एक्सरे हो गया, बलगम की जांच करा लें, अगर बलगम में कीड़े हैं तो उससे मालूम पड़ सकता है। अगर हमें और इन्वेस्टिगेशन से है, ग्लैंड या स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके इन्वेस्टिगेशन करा करके टीबी का इलाज करें। और ये जितनी भी दवाइयां हैं
बच्चे को नुकसान नहीं करती हैं, उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, उसका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करें। चेस्ट स्पेशलिस्ट जो आपका टीबी विशेषज्ञ है उससे बात करके दोनों को कोऑर्डिनेट करके डोजेज मॉडिफाई करे जा सकते हैं। जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, अगर किसी को मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है, उसमें कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि बच्चों को नुकसान दे सकती हैं। उन दवाइयों को फॉर टाइमिंग प्रेगनेंसी के पीरियड में हटा करके दूसरी दवाइयों को हम रिप्लेस कर सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। सपोज किसी को प्राइमरी इनफर्टिलिटी है और प्रेगनेंसी हो गई है, तो क्या टीबी की दवाई बंद करनी चाहिए? जी नहीं, इलाज पूर्णतः करना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने कहा है कि 9 महीने या साल भर का इलाज की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी इलाज को पूरा करना चाहिए जिससे वो बीमारी बच्चे तक ना पहुँचे और लोगों के ना पहुँचे। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका था कि क्या हमें फीडिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। फीडिंग बिल्कुल कराना चाहिए। अगर मदर स्पूटम पॉजिटिव है भी, तब भी फीडिंग कराने से जो उनके एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो बन करके दूध के माध्यम से बच्चे को जाती हैं, वो बच्चे को एक डिफेंस सिस्टम देती हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो फीडिंग अगर स्पूटम पॉजिटिव भी है तब भी कराना चाहिए। फीडिंग कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि मदर अपने चेहरे के ऊपर कवर रखें, मास्क लगा लें, चुन्नी या धोती से अपने मास्क को कवर करें। अगर खांसी आ रही है तो मुंह को दूसरी तरफ करके खांसें जिससे बच्चे तक कोई कीड़े नहीं पहुंचे। अगर इलाज 1 या 2 महीने हो चुका है, ट्रीटमेंट नेगेटिव हो चुका है स्पूटम, तब भी उसको फीडिंग कराना चाहिए। फीडिंग बच्चे एंड मदर दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी, मतलब ये वहम पालने की एक ज़रूरत नहीं है कि ऐसे उसमें इलाज नहीं उचित दिया जा सकता है। उचित इलाज मिल सकता है और इससे ये भी खतरा कम हो जाता है कि बच्चे को, जैसे लोगों को अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर टीबी है तो उसके जहन में ये सवाल सबसे पहले आता है कि कहीं मेरे बच्चे को भी टीबी ना हो जाए, तो इससे कैसे निजात पाई जा सके, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं टीबी के खात्मे को लेकर और क्या कुछ उपचार किए जाना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से इसका इलाज संभव है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव जी, अगर देखा जाए तो मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो किस किस तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? आपने बिल्कुल सही पूछा। कोई भी दवा दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो, चाहे वो होम्योपैथी की दवा हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो। हर जो भी चीज़ इफेक्ट करेगी, उस इफेक्ट के अलावा जो भी और उसके परिणाम होंगे उनको साइड इफेक्ट कहते हैं। ऐसी कोई टीबी की दवा नहीं है, लेकिन हमें इस बात का प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे सपोज हमने टीबी की दवाई ली और हमें नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी हो रही है, भूख कम हो रही है, तो फ़ौरन हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें कुछ ऐसी दवाई है जिसका प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है, जॉन्डिस हो सकती है। कुछ दवाइयों से हमें एसिडिटी होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हमारे विजन के ऊपर फर्क पड़ता है। इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, उस दवा को हटा करके उसको दूसरी दवा से रिप्लेस कर सकते हैं। जॉइंट में पेन हो रहा होता है तो उसके लिए कर सकते हैं। अगर इंजेक्शन लग रहे हैं, हमें कान में सीटी सी आवाज़ आ रही है, चलने पर हमारे पैर डगमगा रहे हैं, चक्कर आ रहा है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है जो कि यूजुअली नहीं हो रही है, बॉडी में रैशेस हो रहे हैं, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डोजेज अपने आप मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। अक्सर पेशेंट ये कहता है कि साहब ये तो हज़ार पावर की है, ये तो बहुत हैवी है, हमें ज़्यादा डोज नहीं बर्दाश्त होती, हमें डोज कम कर दीजिए। तो ये मान के चलिए 1000 पावर कोई माने नहीं रखता है, ये उसका एक इंडिकेशन है। ऐसा नहीं जो 1000 पावर है या 2000 पावर है। काफ़ी ऐसी दवाई आपको होम्योपैथी में होगी जो मिलियंस में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्ट्रांग हो गई है। डोजेस हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से होती है। जैसे सपोज कोई 30 kg का है तो उसको 30 kg के हिसाब से दवाइयाँ चलेंगी। अगर कोई 80 kg का होगा तो उसको 80 kg के हिसाब से, नहीं उससे ज़्यादा नहीं उससे कम हो सकता है। जैसे कुछ मेडिसिन जो 10 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से चलती है, कुछ मेडिसिन 25 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से चलती है फर्स्ट 2 मंथ्स, और 2 महीने के बाद वही दवा की डोज 15 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से चलती, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि जो टीबी विशेषज्ञ है वो आपके लिए काम कर देगा। इसलिए अपने हिसाब से मत सोचिए। अगर कोई साइड इफेक्ट है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप डॉक्टर से रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, जो कि आपके साइड इफेक्ट देखेगा, आपका वेट देखेगा। आज आप 30 किलो के हैं, फिर 40 किलो के हो गए हैं, तो डोजेज मॉडिफाई करने की जरूरत कौन सी सिचुएशन पे मतलब डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, एक तो रेगुलर इनिशियली अगर हमने ट्रीटमेंट दिया है तो हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में जाना चाहिए। महीने में एक बार आप
इनिशियली जाएं या 2 महीने में एक बार जाएं, बहुत लेट करके नहीं जाना चाहिए। या इन बिटवीन डॉक्टर ने कहा आप 2 महीने बाद आइए और आपको खांसी के साथ खून आ गया, फिर से बुखार आने लग गया, कोई आपने लंग के लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एकदम से कुछ ग्लैंड्स नेक पर आ गई, ग्लैंड्स कम हो रही हैं, महीने 2 महीने बाद फिर से उनका बढ़ना शुरू हो गया, नौजिया, उल्टी हो रही है, आपको भूख खत्म हो गई है, याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कोई भी सिम्टम्स जो कि यूजुअली नहीं थे और आपकी डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है, उसको रुकावट कर रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही चलते चलते सर थोड़ा सा क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है सुझाव देते हुए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीमारी से परहेज करें। जिस बीमारी से जो मरीज है उससे परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को टीबी हो गई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसके साथ में बैठ नहीं सकते हैं, उसके साथ आप खाना नहीं खा सकते हैं, बर्तन अलग कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर कभी भी आपको जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करें उतना बेहतर है। इलाज को उतना ही करें जितना डॉक्टर बताए। दवाइयों की डोजेज़ अपने आप कम या ज़्यादा ना करें, रेगुलर चेकअप में लिए जाएं। एक बार इस बीमारी का इलाज हो जाएगा तो ये मान के चलिए ज़िंदगी में दोबारा बीमारी नहीं है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का और अपने घनिष्ठता का ध्यान रखें। और जो प्रधानमंत्री का वाहन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है कि टीबी मुक्त भारत को करना है, यस वी कैन डू इट। इस पूरे पे अगर हम लोग सभी मिलकर के साथ देंगे तो हम लोग इस को टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, वी कैन डू इट। आपका इस चर्चा में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का, वो सार्थक साबित हो जाएगा अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है तो। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।